नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है। अन्य 3 चरणों के क्षमता परीक्षा आयोजित होंगे। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा आगामी 6 माह में 3 अन्य चरणों के जो क्षमता परीक्षा है उसे आयोजित कर लेने की घोषणा की गई है। क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग हो चुका है। फेज 2 के काउंसलिंग की तिथि 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक तय किए गए हैं। अब इसी बीच क्षमता परीक्षा फेज 1 जिनका काउंसलिंग हो चुका है और उनमें से बहुतों को 20 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जा चुका था, उस नियुक्ति पत्र को रद्द कर पुनः दोबारा से नया नियुक्ति पत्र दिए जाने का प्रक्रिया आरंभ कर दिया गया है। 26 दिसंबर 2024 से सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो शिक्षा विभाग के द्वारा वेबसाइट के ऊपर जिसका यूजर आईडी पासवर्ड उनको प्रदान किया जाएगा और उस पर सॉफ्ट कॉपी उनको नियुक्ति पत्र का प्रदान किए जाएंगे और वे वहां से प्रिंट आउट करके अपने जिला अंतर्गत वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले क्षमता परीक्षा फेज 1 के माध्यम से, तो उन्हें वे नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अब नियुक्ति पत्र वितरण होंगे, तो अब सवाल यह है कि जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो किन शर्तों के आधार पर दिए जाएंगे। चूंकि यह जो नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है वह औबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, अस्थायी नियुक्ति पत्र नहीं है। अर्थात आप पूरी तरह से रिन्यू हो चुके हैं। आप पूर्व में शिक्षक थे, जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे शिक्षा विभाग भूल जाएगी कि आप पूर्व में शिक्षक थे, आपका नियोजन हुआ था, आपका सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूर्व में जांच हुए थे, आपने कितने वर्षों तक सेवा प्रदान किया है। शिक्षा विभाग इस सारे अपने फॉर्मेट से जो है वो क्या करेगी, डिलीट मार देगी और आप पूरी तरह से न्यू हो जाएंगे। क्योंकि लड़ाई जो लड़ी जा रही है वह इसी बात की लड़ी जा रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिले, और सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं यह अब तक निश्चित नहीं हो पाया है। मजबूरन सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने की जो लालसा पाले हुए हैं वे राज्यकर्मी बनते हुए बिना संरक्षण, वेतन संरक्षण, बिना जो सेवा निरंतरता है उसकी लाभ की निश्चिंतता, उसकी गारंटी लिए हुए और वे राज्यकर्मी खुशी खुशी बन रहे हैं। अब इससे कई सारे परेशानियां भविष्य में आएंगे, जो भविष्य बताएगा कि क्या क्या परेशानियां आएंगे। अब यह जो शर्त वाली बात है, 6 बिंदु जो है वो बताए जा रहे हैं कि 6 बिंदु निर्धारित किए गए हैं शर्त के रूप में। पहला क्या है कि पहला बिंदु है कि यह नियुक्ति पत्र पूरी तरह से औबंधिक नियुक्ति पत्र है। ठीक है, इस नियुक्ति पत्र को मिल जाने के उपरांत आपको 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक योगदान कर लेने हैं। तीसरा क्या है कि जिस दिन आप योगदान कर लेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उसी दिन आप नियोजित शिक्षक से क्या हो जाएंगे, विरमित हो जाएंगे स्वतः। ठीक है। चौथा क्या है कि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको राज्यकर्मी वाला लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। जो भी वेतन भत्ता है उस दिन से काउंट होना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो आपको एक आईडी दिया जाएगा, आईडी नंबर। वो आईडी नंबर आपका नियुक्ति पत्र पर अंकित रहेगा और जिस दिन आप योगदान करेंगे उसके बाद हर जगह आप वही आईडी नंबर यूज करेंगे। पूर्व वाला आईडी नंबर आपका नियोजित वाला कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से शर्त है उसमें। अब क्या है, एक सबसे बड़ा जो शर्त है वो कौन सा शर्त है, वह शर्त है कि आपको औबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आप जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जांच कौन करेगा, इशूइंग अथॉरिटी करेगा। तो जो नियुक्ति प्राधिकार होगा उसके द्वारा वो जांच होगा। जांच में सत्य पाए जाएंगे, सारे कागजात आपका दिया हुआ सही पाए जाएंगे तो आप विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको निष्कासित तो किया ही जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो यही सबसे बड़ा जो शर्त है ना, इस शर्त से बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको थोड़ा भी संदेह है अपने कागजात को लेकर के,
वे अब नियुक्ति पत्र लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बनने वाले हैं उनका काउंसलिंग तो हो गया, काउंसलिंग भी पूरे आराम से किया गया है। 3 माह जो है काउंसलिंग लग गए, सिर्फ क्षमता परीक्षा फेज 1 के शिक्षकों को 3 माह तक काउंसलिंग हुआ है उनका। अब इतना आराम से, इतने संजीदगी से, जब इतने सख्ती से काउंसलिंग कराए जाने के उपरांत सभी तो इस प्रकार निश्चिंत हो गए थे कि चलो काउंसलिंग हो गया, अब थोड़ा बहुत त्रुटि भी है, थोड़ी बहुत खामियां भी है डॉक्यूमेंट्स में, कागजात यदि गलत भी है, यदि काउंसलिंग में पार घाट लग गए तो अब तो विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी हो गए, अब कौन हटा रहा है। मस्ती में कट रहे थे उनके जीवन एक अल्पकाल तक। लेकिन जैसे ही ये जो अवधि नियुक्ति पत्र में जो शर्त थोप दिया गया कि नहीं बाबा, अभी जो आपका काउंसलिंग हुआ है वो आपने जो दिया उसके आधार पर हुआ, लेकिन मूल रूप से आपके सारे कागजात कौन जांच कर रहा है? नियुक्ति प्राधिकार, इश्यूइंग अथॉरिटी। और कब तक जांच करेगा, किन किन स्तरों पर जांच करेगा, यह आपको पता नहीं चलेगा। वो आपका जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से आपने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एजुकेशन हासिल किया है, जहां से आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं, वो सारे बोर्ड, यूनिवर्सिटी से सारे कागजात जांच होंगे। आपने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, वहां से जांच होंगे आपका। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जहां से है वहां से जांच होंगे आपका निवास प्रमाण पत्र जांच होगा, आपका ईडब्ल्यूएस जांच होगा, आपका ओबीसी एनसीएल जांच होगा, आपका जाति प्रमाण पत्र जांच होगा, आपका आय प्रमाण पत्र जांच होगा, सारे जांच होंगे। और यदि जितने कागजात आपने दिया वो सारे कागजात सही पाए गए तो फिर आप रहेंगे शिक्षक के तौर पर, और यदि गलत पाया जाता है तो फिर आपका जिंदगी झंड हो जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि आप चल जाएंगे सलाखों के पीछे, जेल का हवा खाएंगे। तो इसलिए यदि आप में से वैसे नियोजित शिक्षक, क्योंकि वैसे नियोजित शिक्षकों की भरमार है जो फर्जीवाड़ी तरीके से शिक्षक बने हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कई सारे खामियां हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, गलत तरीके से वे शिक्षक बन बैठे हैं, तो यदि आप ऐसा हैं तो इतने दिन तक आपने शिक्षक के तौर पर कार्य किया, आपने खूब पैसा कमाया, अब आप और कंटिन्यू इसे न करें, आप इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, नियुक्ति पत्र न ले यदि आप गलत है तो। और यदि आप सही हैं, आपके सारे कागजात सही हैं, आप सही तरीके से बहाल हुए हैं, नियोजन आपका सही तरीके से हुआ है, तो फिर डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना भी शिक्षा विभाग शर्त लगा दे, चाहे जितना समय ले ले आपके कागजात को जांचने में, चाहे जितने स्तरों पर आपका कागजात जांचा जाए, सही है तो सही है, डरने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। मैं प्रारंभ से कहते आ रहा हूं कि शिक्षा विभाग ने जो क्षमता परीक्षा लिया है उसका जरा से भी यह मनसा नहीं था कि आप नियोजित शिक्षकों की क्षमता की जांच की जाए, सक्षमता की जांच की जाए, क्योंकि आप नियोजित शिक्षक सक्षम हैं, क्षमता है आप में, योग्यता है आप में। वह तो सिर्फ एक बहाना था कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने से पहले आपके सारे कागजात जांच ले और एकदम चलनी के चालल दूल्हा की तरह विशुद्ध शिक्षक राज्यकर्मी बने, ये मकसद था। फर्जीवाड़े जो हैं उनको बाहर कर दो, अयोग्य जो हैं उनको बाहर कर दो, यह मकसद था। साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर आप जो जमे हुए हैं प्रारंभ से अब तक, बादशाहियत दिखा रहे हैं, बाहुबलियत दिखा रहे हैं, तानाशाहियत दिखा रहे हैं, आप जो नए नवेले शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, दूर दराज से आए हुए शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, आप हाजिरी बना करके घर चल जा रहे हैं पशु को चारा देने, खेत खलिहान में धान दौनी करने, गोमी पटवन करने, आप अगुवाई में चल जा रहे हैं, बाराती तिलक में हाफ बेला से चले जा रहे हैं। तो ये सब जो कार्य कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग से कार्य कर रहे हैं अपना गृह विभाग में, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आपको वहां से स्थानांतरण किया जाए आपके नियोजन इकाई से बाहर, ये मुख्य उद्देश्य था शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग अपने उद्देश्य में सफल होती दिख रही है। आपको सेवानिवृत्तता का लाभ भी नहीं मिलेगा, आप राजकर्मी तो बन ही जाएगा, आप नए नवेले हो गए पुनः। और वरीयता के संदर्भ में बातें कही गई है कि आप जब योगदान लेंगे तो
जो पहले विद्यालय में योगदान लेगा वह वरीय हो जाएगा, जो बाद में लेगा वो कनीय हो जाएगा। यदि एक साथ एक ही विद्यालय के शिक्षक एक साथ लेते हैं तो फिर जन्म तिथि से माना जाएगा, जन्म तिथि भी मैच कर जाता तो फिर अल्फाबेटिकली जो आपका नाम है उससे माना जाएगा, और यह तीनों मैच कर जाते हैं तो फिर विभाग तय करेगा कौन वरीय कौन कनीय। इस प्रकार से साथ ही अब जब विशेष शिक्षक नए हो जा रहे हैं विद्यालयों में जाकर के, तो आप भले ही कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहे जितना भी हो, आपकी उम्र चाहे जितना भी हो, लेकिन अब बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1-2 वाले तो पुराने हो गए आपसे, और आप विशिष्ट शिक्षक नए हो गए। नियोजित शिक्षक के तौर पर ना आप पुराने थे जी, लेकिन बीपीएससी शिक्षक के तौर पर तो आप नए हो गए। जैसे नियोजित शिक्षक 10 साल 14 साल से जो पढ़ा रहा था वो बीपीएससी शिक्षक बना। अब बीपीएससी शिक्षक बना तो वो जहां गया वहां पुराने शिक्षकों से क्या हो गया, कनीय हो गया, भले ही उम्र कितना भी क्यों ना हो। टीआरई 1 में हो सकता है 22 साल का लड़का उस विद्यालय में हो, और यहाँ 42 साल का जो नियोजित शिक्षक था वो बीपीएससी ज्वाइन कर लिया, तो अब टीआरई 2 के माध्यम से टीआरई 1 वाला जो बीपीएससी शिक्षक 22 साल वाला जो है वरीय हो गया, और 42 साल वाला टीआरई 2 वाला जो है वो कनीय हो गया। तो इसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक के तौर पर आप नए नवेले जाएंगे तो आप 42 हो कि 52 हो कि 58 हो, आप बीपीएससी शिक्षक जो 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल वाले आए हैं उनसे आप कनीय हो जाएंगे, वरीय वो हो जाएंगे। ऐसे विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी फेज 1 वाला जो है हो सकता है कि नियोजित के तौर पर वो कहीं क्या हो, कनीय हो। अब फेज 1 से वो पास कर गया, कोई फेज 2 से जाएगा तो जो पहले वरीय था वो कनीय हो सकता है, जो पहले कनीय था वरीय हो सकता है। तो ये होते रहेंगे, ये वरीय कनीय वाला झगड़ा झंझट से आप दूर रहे। एकदम शिक्षक हैं सभी, चाहे आप नियोजित हो, बीपीएससी हो, पुराने वेतनमान वाले हो, विशिष्ट हो, आपका काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहें, मौज में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए और सब बनाए रखने के लिए।